हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों अपने वेक्टर के लेक्चर नंबर 5 की। हम इस लेक्चर नंबर 5 में बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ना, क्या देखने वाले हैं बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें बात करने वाले हैं बच्चों जो आपका पहला पॉइंट होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका पहला पॉइंट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करने वाले हैं कि इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना चाहेंगे तो इसीलिए मुझे कुछ एक्सिस चाहिए, या मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्टेशियन प्लेन चाहिए मुझे। तो मैंने कहा एक कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं हम लोग, एक कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में हम ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। और ये आप वाई एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देख पाएंगे कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई वाई डैश एक्सिस। और ये बेटा इसका ओरिजिन है ओ, इसका ओरिजिन है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ कहते हैं कि सपोज ये आपके पास ओ ए वेक्टर है, सपोज ये आपके पास ओ ए वेक्टर है। ये आपने कंसीडर कर लिया कि जो आपके पास ये वेक्टर फाइंड आउट हो रहा है बेटा, ये क्या है आपके पास ओ ए वेक्टर है। तो दिस मीन्स ये ए हो गया, दिस मीन्स आपने ए ले लिया। तो ये ओ ए वेक्टर आपने कंसीडर कर लिया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इसका मीनिंग यही है कि कहीं ना कहीं मैं इस ओ ए वेक्टर के कंपोनेंट को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में देखना चाहूँ। ध्यान से देखिए, जो आपने ओ ए वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है बच्चों। कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर ये अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है तो इस ओ ए का जो प्रोजेक्शन होगा बेटा वो एक्स एक्सिस में होगा, और ओ ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा बेटा अलोंग दी वाई एक्सिस, बेटा ये होने वाला है यहाँ। ठीक है, तो अब इसके प्रोजेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, कि प्रोजेक्शन बना देते हैं। तो मैंने कहा बेटा कि आप यहाँ पर ना ओ टू, यानी इस ए से, इस ए से, इस ए से क्या कर लीजिए, इस पॉइंट ए से आप बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ओ एक्स एक्सिस में। अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ओ एक्स एक्सिस में, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए बच्चों वाई एक्सिस में, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए बच्चों वाई एक्सिस में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपने यहाँ से यहाँ तक ये जो मिल रहा है आपके पास, ये जो वैल्यू मिल रही है, ये जो वैल्यू मिल रही है बच्चों, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इसे हम कह देते हैं बेटा, ये पॉइंट अगर आपने ओ बी सॉरी ए बी बोल दिया कि अगने ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड ओ सी हो गया बेटा। तो मैंने बोला ओ सी इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये हमने कंसीडर कर लिए। तो ध्यान से देखिए, जो ये आप ओ बी फाइंड आउट करें, अगर मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में डिनोट कर दूं तो ये एरो बना देते हैं यहाँ पर, ये एरो ले लीजिए, एरो ले लीजिए। तो ये आपने क्या हो गया बेटा कि जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है बेटा ये ओ बी वेक्टर होता है, और जो आपके पास ओ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे आप, ये ओ सी वेक्टर होता है। क्लियर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक एक बातों को समझिएगा, यहाँ पर एक एक बातों को समझिएगा कि हम क्या ये बात कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि जो लेंथ है, जो लेंथ है आपके पास, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों, मैं ये बात कह सकता हूँ कि द लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, या हम कह सकते हैं बेटा द लेंथ ओ बी वेक्टर, ये जो ओ बी वेक्टर है या जो ओ बी है, ये जो लेंथ ओ बी है, ये क्या होगा बेटा, इज कॉल्ड
is called projection of OA vector, projection of OA vector on x axis. इसी बात को बच्चों हम ये भी कहते हैं, और या फिर मैं ऐसे नोट कर सकता हूं, देखिए एक्सिस, और हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हम क्या बोल सकते हैं, इसको कंपोनेंट बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ OA vector along x axis. Okay, and it is represented by AX. सपोज AX, अब ये x क्यों लिए बेटा, क्योंकि हमारे पास सपोज ये A है, सपोज ये OA वेक्टर इज इक्वल टू A है। तो देखिए क्या बात बोल रहे बेटा कि लेंथ ऑफ OB इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर। लेंथ ऑफ OB इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर ऑन x एक्सिस। इसी बात को हमने ऐसा बोल दिया बेटा यार, कंपोनेंट ऑफ OA वेक्टर, ये OA वेक्टर का क्या बेटा, एक कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑफ AX। आप किसे AX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। सिमिलरली मैं क्या ऐसे कह सकता हूं बेटा कि जो आपके पास OC है, ये जो लेंथ ऑफ OC है वो क्या बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर है ऑन y एक्सिस। तो क्या हम इस बात को ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या सेकंड प्रॉपर्टी को हम ऐसे नोट कर दें, बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी को ऐसे नोट कर दें कि द लेंथ OC is called projection of OA vector on y axis or component of OA vector along y axis, it is represented by AY, यानी आप इसे AY से रिप्रेजेंट करेंगे। इन बातों को याद रखिएगा बच्चों। क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पास जो OB है, OB जो लेंथ है बेटा, वो OA का प्रोजेक्शन है, या हम ये कह सकते हैं बेटा कि OA का जो प्रोजेक्शन होगा बेटा, वो ऑन द एक्स एक्सिस बेटा OB होने वाला। और अगर यहां पर बात कर रहे हैं बेटा जो OA का जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस, क्या होने वाला बेटा आपके पास, क्या होगा बेटा आपके पास, AY होने वाला। इतनी बात अपने को याद रखनी है, देन अगर मैं बात करूं बेटा, अगर OA वेक्टर की, तो अगर मैं वेक्टर एडिशन से बात करूं, तो क्या बेटा हो जाएगा, OA वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। क्या ये होगा? अगर मैं वेक्टर एडिशन से बात करूं तो जो OA वेक्टर होगा बेटा, OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर होने वाला है। अरे भाई, अगर मैं OC वेक्टर को यहां से उठा करके यहां लेकर के आ जाऊं, यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं, तो क्या ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन रहा है? क्या ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन रहा है? तो कोई तकलीफ नहीं है सर, फिर तो ये लिख सकते हैं, हाँ ठीक लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या मैं यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल को चूज कर लूँ, OBA को, आप OBA को या OAB को चूज कर लीजिए। तो हम कहते हैं बेटा इन ट्राइंगल OAB,
क्या यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा? क्या यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा? हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर बन रहा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा बेटा तो ये एंगल आपके पास अल्फा है, तो ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ बेस किस में होता है? कॉस थीटा में। किस में होगा बेटा? कॉस थीटा में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बेटा आप लोगों के पास? ओ बी, और हाइपोटेनियस बेटा ओ ए। हाइपोटेनियस क्या होगा? ओ ए। अब आप देखिए ओ बी की जो वैल्यू है आपके पास वो ए एक्स है, और जो ओ ए की वैल्यू है बेटा वो ए है। क्लियर है? अगर आप ओ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए, ट्रांसफर कर दीजिए तो ए कॉस अल्फा। एंड इसी अगर ट्रायंगल में बात करूं, अगर आप इसे पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, इसे आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स ये जो होगा आप लोगों के पास ये क्या बेटा आपके पास ए वाई नहीं होगा, ए वाई होगा ना, पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे तो। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे तो ए वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ ये वैल्यू को, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। कहाँ होगा बेटा? साइन थीटा में। दिस मीन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपके पास? ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए बी अपॉन ओ ए, और इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू, ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप, सो दिस इंप्लाइज ए वाई इज इक्वल टू, ए को ट्रांसफर कर दीजिए, ए को ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा। क्या क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट बेटा? बढ़े आगे। तो आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया बेटा? कॉस अल्फा भी निकाल दिया, उसके बाद साइन अल्फा भी फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ जाए क्या? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, या ए एक्स को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, तो क्या मुझे ए एक्स की अगर बात करूं, तो अगर ये अल्फा एंगल बन रहा तो ओ ए का जो प्रोजेक्शन होगा, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं? ए एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? ए, और ये होगा कॉस अल्फा। भाई देख लीजिए, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा फाइंड आउट करें, और यहां देखेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है बच्चों? ए वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है? तो हम ए वाई इज इक्वल टू नोट कर सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, और ये ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा फाइंड आउट हो गया। तो क्या मैं अभी इसे कुछ ऐसे नोट कर सकता हूं? तो मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा? ए ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर है। ओ ए वेक्टर को हमने कहा ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर की वैल्यू बता दीजिए, ओ बी वेक्टर की वैल्यू ए एक्स, और ए एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास, या भी ए एक्स के फॉर्म में लिखो, चलो ए एक्स। सर हम वेक्टर शो कर रहे हैं, तो वेक्टर शो करने के लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए? आई कैप। ये हो जाएगा बेटा आई कैप, प्लस ये हो जाएगा बेटा ए वाई, ए सी को हम ओ सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वाई, और सर ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम शो करते हैं जे कैप से। ये हो गया आपके पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हो जाएगा बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ए एक्स की वैल्यू पुट करना चाहूं तो ए एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? ए कॉस अल्फा आई कैप, और ये प्लस हो जाएगा आपके पास ए, और ये ए वाई की वैल्यू क्या है बेटा? ए साइन अल्फा, और ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास साइन अल्फा जे कैप। तो आपके पास एक फार्मूला ये मिल गया, या तो आप ऐसे लर्न रख लीजिए, या तो आप इसे ऐसे लर्न रख लीजिए, या सेकंड फार्मूला आप देखेंगे, सेकंड फार्मूला आप लोगों को कुछ ऐसे मिल रहा है। एक मिनट हम इसे एक ही कर देते हैं। फर्स्ट फार्मूला आप लोगों के पास कुछ ये मिल गया, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, आप इसी को ऐसे लर्न कर रहे हैं, कोई अलग सा फार्मूला नहीं है, कोई अलग से ही फार्मूला नहीं है बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो ए वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है,
अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ बेटा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होने वाला बेटा अपने पास, इज इक्वल टू मॉड ए। क्या मैग्नीट्यूड को हम मॉड ए के फॉर्म में ही नोट करते हैं? हाँ करते हैं सर। तो देखिए मॉड ए का जो मैग्नीट्यूड होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ, क्या होता है ये एक्स जो है, देखो ऊपर वाले को बता रहा हूं मैं, इसे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ए मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा बेटा ए वाई स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों अपने पास, ये होता है बच्चों अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? आगे चलें, ठीक है। अगर यहीं पर आप बच्चों, यहीं पर आप अगर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंगल की क्या वैल्यू मिलेगी, तो मैं क्या कह दूं, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन से इसे डिवाइड कर दूं, देखो अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर देता हूं, दिस मीन्स मैंने बोला बेटा ए साइन अल्फा अपॉन ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होने वाला बेटा, ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। क्या होगा बच्चों, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए से ए कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा बच्चा, टेन अल्फा इज इक्वल टू ये होगा ए वाई अपॉन ए एक्स। क्या होगा बेटा, ए वाई अपॉन ए एक्स होगा। ये अपने पास टेन अल्फा की वैल्यू मिल गई। दिस मीन्स आप यहां से अगर एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एंगल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आई प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बातें समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बढ़े आगे, बढ़े आगे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, अपने पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3D। या इसको इसकी बात करने से पहले हम इसी को समझ लेते हैं, हमने क्या भी पढ़ा था लास्ट टाइम, यही पढ़ा। इतनी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई चीज़ों को भूलने का नहीं है, कोई चीज़ों को भूलने का नहीं है। बड़े बेटा आगे चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं बेटा रिजॉल्व द वेक्टर इनटू आई कैप एंड जे कैप। ध्यान से देखिए, एक डायग्राम देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि रिजॉल्व द वेक्टर, रिजॉल्व द वेक्टर इनटू आई कैप एंड जे कैप, यानी आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने कहा एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। मैंने कहा बच्चों ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये बच्चों वाई एक्सिस है, और मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पर ये जो वेक्टर बन रहा है ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड है आपके पास। और यहाँ पर जो बेटा ये एंगल क्रिएट हो रहा, ये 60 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा। ये कितना हो रहा बच्चों, 60 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब मुझे इसमें जो फोर्स है, इसमें जो फोर्स है बेटा, इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे या इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला दिया था, अभी फॉर्मूला बताया था, ध्यान से अगर देखिए आप लोग तो क्या होगा सर, यहाँ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, देखिए लास्ट टाइम, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या था बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई केप प्लस ए साइन अल्फा जे केप। तो क्या मैं इसे नोट कर सकता हूं ऐसे, क्या मैं इसे नोट कर सकता हूं बच्चों ऐसे कि हो जाएगा आपके पास ये एफ कॉस अल्फा, अल्फा दिस मीन 60 डिग्री आई केप प्लस एफ साइन अल्फा, और ये हो जाएगा बेटा जे केप। क्लियर है? अब देखिए एफ की वैल्यू कितनी आपके पास है 10, और ये हो जाएगा बेटा कॉस 60 आई के प्लस ये हो जाएगा बेटा 10, और ये हो जाएगा बेटा साइन, यहाँ 60 लिख देना था, सॉरी 60 लिखे थे क्या, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर देते हैं। क्या हो गया यहाँ पर सर 10 60 सॉरी कॉस 60 हो गया था, साइन 60 जे के
इज इक्वल टू, ये होगा 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू 1/√2 कितनी होती है बच्चों, 1/√2 होती है कि 1/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2, और ये हो जाएगा i के प्लस, ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू, और ये कितना होने वाला बेटा, साइन 60 की वैल्यू जो देखोगे आप, ये √3/2, √3/2, और ये कितना होगा j के। सॉल्व करेंगे, 2 से 10 कैंसिल करेंगे बेटा 5 टाइम, 5i के प्लस 2 से 10 कैंसिल करेंगे बेटा 5 टाइम, तो 5/√3j के। ये क्या मिल गया बच्चों अपने पास, फोर्स एफ वेक्टर की वैल्यू बेटा ये मिल गई। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई कि आपने इस मैग्नीट्यूड फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे नोट किया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर एक प्यारी सी बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, यूनिट वेक्टर की। तो अब ध्यान से देखिए, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, तो याद रखना जो यूनिट वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों अपने पास, यूनिट क्या होता है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा बेटा, 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। अगर सपोज आपके पास ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, तो याद रखिएगा बच्चों वो यूनिट वेक्टर है। अगर मैंने कहा बेटा कि ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर इज डज नॉट इक्वल टू 1, मॉड ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो बेटा ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर भी नहीं होगा, ये यूनिट वेक्टर भी नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल से बता दीजिए सर, तो देखिए एग्जाम्पल से भी बताएंगे हम आप लोगों को। मैंने कहा एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो मैंने कहा बेटा कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे केप है, अब क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो देख लीजिए हम इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, मॉड, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट आप इसके कोफिशिएंट को 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आप 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2, दिस मीन्स 2। क्या ये बेटा 1 के इक्वल है, सर 1 के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने एग्जाम्पल चेंज किया और मैंने कहा बच्चों इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने कहा बच्चों कि आई केप अपॉन √2 माइनस जे केप अपॉन √2, हमने ये ले लिए बच्चों। अब देखिए बच्चों कि अगर मैं इसका मॉड अगर फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर का मॉड, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस -1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना होने वाला है अपने पास, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, दिस मीन्स 1/2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बेटा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा बच्चों, 1, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 कितना होने वाला बेटा 1। तो बेटा ये जो आपके पास वेक्टर था, ये वेक्टर क्या बेटा, यूनिट वेक्टर है। क्या बातें समझ में आ रही है, क्या कितना इजी कंसेप्ट है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, कहीं कहीं प्रॉब्लम जा रही है क्या, ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट तो बड़ा इजी था। ठीक, यूनिट वेक्टर भी समझ में आ गया सर, कोई तकलीफ नहीं है हमें। ठीक, अब यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो गया, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में चलते हैं और 3 डायमेंशन में हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सब चीज़ें बता दिया 2D में, जो 2D में हमने आपको बताया है वही बातें लेने वाले हैं। मैंने कहा बेटा कि हमारे पास सपोज ये एक्स एक्सिस है, या आपने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस, या आपने कंसीडर कर लिया वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया बच्चा, और आप ये कंसीडर कर लीजिए जेड एक्सिस, ऐसे ये कंसीडर कर लीजिए बच्चों जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये 3 एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया। मैंने कहा बच्चा कि एक्स एक्सिस है, मैंने कहा बच्चा
ये वाई एक्सिस है और ये आप देखेंगे कि ये जेड एक्सिस है। मैंने कहा बेटा कि अगर ये सेंटर है तो ये ओरिजिन होगा। क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? और आप यहां पर एक वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, वेक्टर आपने कंसीडर किया। सपोज इस वेक्टर को हमने नेम दे दिया, ओ ए वेक्टर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? या सपोज हमने इसे नेम दिया ए। क्लियर है? ये ए वेक्टर आपने कंसीडर कर लिया। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब अगर मैं बनाना चाहूं, इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, तो बेटा क्या होगा? बेटा क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए, कि अगर इसके लिए अगर बात करूं तो इस एक्सिस पे भी बनने वाला है, इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनेगा, इस एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन बनेगा। तो जब ये कंडीशन होती है तो इसके लिए जो ए वेक्टर की वैल्यू मिलती है बच्चों, ए वेक्टर की वैल्यू होती है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केफ। ये आपके पास क्या मिलता है बेटा? 3D में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मिलता है बेटा? 3D में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मिलता है। ये अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं ए वेक्टर, तो ये होगा बेटा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बेटा ये आपके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। बात समझ लीजिए, यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बातें मैंने आप लोगों को इस में भी बताया था कि अगर आप 2D लेके चल रहे हैं तो 2D में आपके पास बेटा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे केप था। अब 3D आ गया तो भैया के केप भी आएगा, और ये इसका मॉडुलस भी निकाल लिए। क्या बात समझ में आ रही है? सेम वही कंडीशन है, कोई अलग सा नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। क्या बातें समझ में आ रही है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्यारा सा टॉपिक आपको दिख रहा होगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या दिख रहा है बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होने वाला है बच्चों? तो मैंने कहा अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं तो वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसीडर कीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कंसीडर कीजिए। कर लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया बेटा? एक्स एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस है। उसके बाद आप देखेंगे ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है बेटा, और ये आपके पास बेटा जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक, ये जेड एक्सिस है। मैंने कहा बच्चों ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और मैंने कहा बेटा एक हम वेक्टर ले लेते हैं, और ये वेक्टर कंसीडर कर लिया हमने, ये वेक्टर है, ये वेक्टर कंसीडर कर लिया बच्चों हमने। मैंने बोला बेटा ये ओरिजिन है, ये वेक्टर आपके पास है, और ये वेक्टर बेटा इस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा। कितना एंगल क्रिएट कर रहा? अल्फा। ठीक है, ये जो वेक्टर है बेटा ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल क्रिएट कर रहा। कितना एंगल क्रिएट कर रहा? बीटा। और ये जेड एक्सिस के साथ बच्चों गामा एंगल क्रिएट कर रहा, और ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा बच्चों? गामा एंगल क्रिएट कर रहा। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट कर रहा। तो याद रखिए बच्चों, तो याद रखिए अगर मैं प्रोजेक्शन देखना चाहता हूं इस वेक्टर का, यहां पर इस वेक्टर का, अगर सपोज ये ए वेक्टर है आपके पास, तो इस ए वेक्टर का मैं प्रोजेक्शन चेक करना चाहता हूं एक्स एक्सिस पे, ऑन दी एक्स एक्सिस, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये होने वाला है ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ए, और ये होगा कॉस अल्फा। अगर आप यहां पर ए वाई चेक करना चाहते हैं बच्चों, अगर आप यहां पर ए वाई चेक करना चाहते हैं तो ए वाई क्या मिल जाएगा बच्चों? ए वाई बताए थे इसके पहले सर, ए अभी हो जाएगा कॉस, अभी हो जाएगा बीटा। अरे भैया इसके साथ ये अल्फा एंगल बना रहा तो ए कॉस अल्फा, इसके साथ बीटा एंगल बना रहा तो ए कॉस बीटा, और ए जेड के साथ आप देखेंगे ए जेड के साथ बेटा ए कॉस गामा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कॉस गामा बनेगा। ए जेड के साथ क्या बनने वाला है? कॉस गामा, बिकॉज ये क्या कर रहा है? गामा एंगल क्रिएट कर रहा। क्लियर है? क्लियर है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो इसमें जो आपके पास कॉस अल्फा, वेयर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो होंगे बेटा, कॉस गामा क्या है बेटा आपके पास? डायरेक्शन कोसाइन होंगे बेटा। क्या होंगे बेटा? डायरेक्शन कोसाइन।
यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ही आप लोगों के पास क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही? अगर मैंने एक बात बोलूं कि अगर ये एक्स ए वाई ए जेड, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए ही है, अगर ए ही फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं, तो अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो एक फॉर्मूला आता है, प्यारा सा फॉर्मूला, जो होता है बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन आप ये याद रख लीजिएगा, और सेकेंड रिलेशन आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सेकेंड रिलेशन आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। सेकेंड रिलेशन आप ये याद रखिएगा। फर्स्ट रिलेशन ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये टू रिलेशंस आप लर्न रखिएगा, क्योंकि इनकी जरूरत आगे पड़ती है। और ये बेटा डायरेक्शन कोसाइन भी है। क्या डायरेक्शन कोसाइन इजी है? क्या डायरेक्शन कोसाइन इजी है? डायरेक्शन कोसाइन बताना इजी है। ठीक, आगे बढ़े बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब यहां पर आ गया न्यूमेरिकल। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। जो हमने टॉपिक पढ़ा, क्या देखा बेटा, 2D में देखा, 3D में देखा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और हमने डायरेक्शन कोसाइन। इन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअल में हम नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता भी तो हो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा आपके पास, इफ p वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk प्लस 12kk, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ p वेक्टर। क्या बोल रहा है बेटा, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ p वेक्टर। p वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी चेक करने हैं, और सेकेंड बात आप लोगों को बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गिवन p वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk प्लस 12kk। ठीक है, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो p वेक्टर का मॉड फाइंड आउट करेंगे। p वेक्टर का मॉड फाइंड आउट करेंगे, ये होगा बच्चों आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 144। आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो बेटा कितना होगा बेटा, ये 169 होगा, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। ये बेटा आपके पास मॉड p वेक्टर कितना मिल गया, 13 यूनिट मिल गया बेटा। कितना मिल गया, 13 यूनिट। क्या यहां तक बातें समझ में आई? क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? हमने मॉड p फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन दिस मीन्स कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन दिस मीन्स कॉस बीटा, डायरेक्शन कोसाइन दिस मीन्स कॉस गामा। अब ध्यान से देखिए कि जो डायरेक्शन कोसाइन हमने देखा था, जो डायरेक्शन कोसाइन हमने देखा था, ये क्या मैं यहां से अगर कॉस अल्फा फाइंड आउट करना चाहूं, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन a होगा। अगर मैं कॉस बीटा चेक करना चाहूं बच्चा, क्या हो जाएगा बेटा, ay अपॉन a। और अगर मैं कॉस गामा फाइंड आउट करना चाहूं बेटा, तो a को ट्रांसफर करेंगे तो az अपॉन a होगा। ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले मिल गए। हाँ ठीक है सर, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा अगर देखते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, क्या होता है ax अपॉन a। दिस मीन्स ax की वैल्यू बेटा 3 है आपके पास, और तो ये हो जाएगा 3 अपॉन बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्या आ गई बेटा 13। मतलब कहने का मतलब क्या है, a क्या था, a क्या था बेटा, a था आप लोगों के पास, ध्यान से देखो ना कहाँ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों के पास। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर चीजों को ध्यान से समझिए आप लोग तो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है बेटा, कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या बात हो गई। ठीक, तो कितना होगा, ax की वैल्यू अगर देखें तो a है, और ये जो a है, a मतलब क्या था सर, मैग्नीट्यूड था, ये मैग्नीट्यूड था ना, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड है तो कितना आएगा 13 आएगा। तो कितना हो जाएगा सर, a y अपॉन a, तो इज इक्वल टू, अरे अगर इसके फॉर्म में लिखे तो p
अरे ऐसे लिखे ना, देखो क्लियर है कि नहीं, क्या ऐसे समझाऊं मैं आप लोगों को? देखो 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 ध्यान से, मैं ऐसे समझा देता हूं। क्या ये पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के, इस फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं इसका मॉड अगर फाइंड आउट कर रहा हूं तो पी निकला, तो मैं क्या बोलना, मुझे क्या बोलना चाहिए इसकी, ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन, सर पी वेक्टर का मतलब मॉड हो जाएगा ये कितना होने वाला है, पी वेक्टर का मॉड मतलब, पी वेक्टर का मॉड मतलब पी, बिकॉज मॉड पी वेक्टर इज इक्वल टू पी। मॉड को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तो हो जाएगा आप लोगों के पास इज इक्वल टू, ये होगा 3/13। अब क्लियर है बेटा? कॉस बीटा देखेंगे आप तो हो जाएगा बेटा 4/13, और कॉस गामा देखेंगे आप बेटा तो 12/13। ये आपके आंसर होने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए आप लोग, फिर मैं बता रहा हूं। चलिए ट्राई कर लीजिए स्किप करके। चलो बढ़े आगे, चलो ठीक। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय आई के प्लस जे के वेक्टर फॉर्म एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये जो आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर है बेटा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल क्रिएट कर रहा है, ये बताना है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा बच्चों ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये सपोज वेक्टर आपके पास गिवन है। वेक्टर क्या गिवन है बेटा, आई के प्लस जे के, ठीक। ये कितना एंगल यहां क्रिएट कर रहा है और यहां कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालो सबसे पहले। सपोज इस वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, मैंने बोला लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के, आपने लेट कर लिया। तो अगर मैं इसका मॉड निकाल रहा हूं बच्चों, तो मॉड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस मीन्स अंडर रूट ऑफ कॉपिशेंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, अंडर रूट 2। मतलब मॉड ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अंडर रूट 2 हो गई। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे, ध्यान से देखो। अब ये मॉड है, अब देखो यहाँ पर एंगल, सपोज ये अल्फा क्रिएट हो रहा और सपोज ये बीटा क्रिएट हो रहा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे, मैं अगर एक बात बोलूँ तो ये क्या प्रोजेक्शन मिलने वाला है, तो मैं अगर इसे फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या फाइंड होता है, तो बेटा हमारे पास होता है ये जो मिलता है अपने पास, वो क्या मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा बोलते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए एक्स चेक कर लेते हैं ना। अभी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेक्टर आपके पास क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द एंगल मेड, ये जो वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोल के चला है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ बेटा कि कॉस अल्फा की वैल्यू अगर चेक करूंगा तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन क्या होगी बेटा, ए एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, बताइए, ए एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, इसका कॉपिशेंट 1 है, मतलब 1 हो जाएगा 1, और ए कितना मिला बेटा, अंडर रूट 2, और बेटा किसके इक्वल है, कॉस अल्फा के। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कॉस अल्फा इज इक्वल टू, क्या 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 कॉस 45 की, किसकी होती है, कॉस 45। अगर आप कंपेयर करो तो देखो अल्फा के प्लेस में 45 है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 45 होगी। सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू ए, और हो जाएगा बेटा कॉस बीटा। ओके, ये कॉस बीटा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। या तो फिर अब आप कॉस बीटा लेकर के चलिए, या तो साइन के फॉर्मेट में लेके चलना तो साइन के फॉर्मेट में लेके चलिए, आपको जैसा लगता है, फिर अल्फा ही लेना पड़ेगा जो एंगल रहता है वो, ठीक है। चलो हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए होने वाला है। ये हो जाएगा बेटा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू बेटा, ए वाई की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू बेटा अपने पास अंडर रूट 2 है। तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√2, अभी बताए थे हमने आपको कि कॉस 45 डिग्री होगा। तो बेटा कॉस कॉस बीटा के प्लेस में 45, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही, इजी है, इजी है कि नहीं। तो हमने एंगल्स फाइंड आउट कर लिया, दिस मीन्स ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा बेटा, 45 डिग्री ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? बड़े आगे, चलिए चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो जल्दी से,
इसे सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए कर लिए सॉल्व, बड़े आ गए। चलिए क्या बोलता है, अ फोर्स इज inclined at an angle of 60 degree from the horizontal if the horizontal component of the force is 40 Newton, calculate the vertical component। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक फोर्स है, a force is inclined at an angle of 60 degree from the horizontal axis। ध्यान से देखिए, ये horizontal axis बना दी हमने बच्चों, ये horizontal axis हो गया और ये बेटा ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, ठीक है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है बेटा ये कितना है, 40 न्यूटन है, ठीक। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही फाइंड आउट करना है। क्लियर है, बड़े आगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप क्या कर लीजिए बच्चों, एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर आसानी से बन जाए। देखो मैंने कहा बच्चों कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, नेम दे देते हैं, देखिए ये ओ हो गया, सपोज ये ए है, या हमने इसे ए नेम दे दिया, ए, इसे बी नेम दे दिया और इसे सी नेम दे दिया। क्लियर है, तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं एक बात बोलूं तो हमने भी देखा था बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो कॉस अल्फा होगा, जो कॉस अल्फा, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या देखा था प्यारे बच्चों, क्या देखा था, ये था बेटा ए इंटू, या अपन कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात अगर हम कर रहे थे, ये क्या मिल रहा था हमारे पास, ये क्या मिल रहा था, अरे भाई क्या मिल रहा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपके पास, ये क्या हो जाएगा सर, ओ बी, और सर हाइपोटेनियस सर ओ ए, तो कितना होने वाला है सर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ओ बी की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन ओ ए की वैल्यू कितनी है नहीं पता, मुझे ओ ए ही चेक करना है, ठीक है। हाँ कॉस अल्फा की वैल्यू पता है तो रख दीजिए, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू ये 40 अपॉन ओ ए, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, कितनी होती है बेटा 1/2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 40 अपॉन ओ ए, तो आप ओ ए को ट्रांसफर करें तो ओ ए इज इक्वल टू 2 का ट्रांसफर करेंगे तो 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, तो ये ओ ए आपको मिल गया बेटा 80 न्यूटन, ठीक है। आसान है, अब तो आप इसे फाइंड आउट कर ले, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इंटू कॉस अल्फा, और अल्फा के आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। अब वैसे कॉस अल्फा नहीं, सॉरी कॉस अल्फा कहाँ होगा, क्या होगा सर, साइन अल्फा होगा, अल्फा मतलब 60 डिग्री, अगर यहाँ कॉस कंपोनेंट बनता है तो यहाँ साइन बनेगा ना, ठीक है। ये होगा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया बेटा 80, और साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, 2 से कैंसल आउट करेंगे तो बेटा हो जाएगा 40/√2 न्यूटन, ये बेटा आपके पास ये कंपोनेंट मिल गया, कितना मिल गया बेटा 40/√2 न्यूटन, ये ओ सी की वैल्यू मिल गई। क्या आसान है, क्या आसान है, आसान है बेटा, है ना, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें, कर लिए सॉल्व, बड़े आगे। चलो देखो क्वेश्चन की वन है आपके पास, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर, give a बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ओके क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर गिव अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। दिस मीन्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लीजिए, p वेक्टर प्लस q वेक्टर कर लीजिए, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, आप दोनों को ऐड कर लीजिए, p वेक्टर प्लस q वेक्टर को, कितना होगा बच्चों, ये होगा बेटा आपके पास सपोज r वेक्टर, क्या होगा बच्चों, सपोज r वेक्टर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, हाँ ठीक, p वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए, ये होगा 2ik प्लस
7j के माइनस 10k के, और ये होगा प्लस कितना बेटा q की वैल्यू आपके पास i के प्लस 2j के प्लस, और ये हो जाएगा 3k के। सॉल्व करेंगे, ये होगा बेटा 2 + 1 3i के प्लस 7j के प्लस 2j के 9j के माइनस प्लस आर माइनस माइनस, बिगेस्ट नंबर के सामने माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 10k प्लस 3k, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस 7k के। क्या बात समझ में आई? ठीक, अब ये क्या मिला बच्चों, आर वेक्टर। अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, अब बोलता है गिव अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो बेटा मैं अगर एक बात बोलूं ध्यान से देखिए, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर इसमें आर वेक्टर प्लस जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो रिक्वायर्ड वेक्टर की बात कर रहा हूं, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, इस रिजल्टेंट वेक्टर में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास बेटा यूनिट वेक्टर मिल जाए अलोंग एक्स एक्सिस के। तो ये बेटा मैं यहाँ बोल सकता हूँ, मान लिया जाए सपोज ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मिल जाए बेटा, यूनिट वेक्टर, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई केप। तो मुझे इस ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई केप माइनस आर वेक्टर को ट्रांसफर कीजिए, तो आर वेक्टर होगा ट्रांसफर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आई माइनस आर वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए 3i केप प्लस 9j केप माइनस 7k केप, ये हो जाएगा बेटा आपके पास आई केप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करे माइनस 3j केप माइनस 9k केप, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 7k केप, आई केप माइनस जे के 3j केप माइनस 2k के 2, सॉरी बार बार के क्यों लिख दिए हमने, सॉरी एक मिनट, क्या हो जाएगा बेटा 3i केप प्लस 9j केप माइनस 7k केप, ऐसा था। तो अब माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा बेटा आई केप माइनस 3i केप माइनस 2i केप, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 9j केप, और ये हो जाएगा प्लस 7k केप। ये आपका आंसर होगा बेटा, ये ए वेक्टर की वैल्यू मिल गई, जो आप रिक्वायर्ड वेक्टर चेक करना चाह रहे थे वो ये मिल गया। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपके पास, द सम ऑफ 3 वेक्टर्स, ऐसे 3 वेक्टर्स का सम है, बोलता है सोन इन फिगर इज 0 वेक्टर या 0 आपके पास, इनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। ध्यान से देखो, आपके पास ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड यानी ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है, एंगल 45 डिग्री है, कोई तकलीफ नहीं, ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा बच्चों कि ये एक्स एक्सिस ऐसे दिया गया है, मान के चलिए ये आपके पास है और ये ऐसे है, ये ए इज इक्वल टू बेटा 10 न्यूटन है, ये आप देखेंगे ये ओ सी जो है बेटा वो आपके पास 40 डिग्री पे दिया है, एक्स एक्स का 40 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, और ये बी है। आपको देखो ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर चेक करना है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। देखो ध्यान से, अगर ये 45 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा तो क्या इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, सर इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा, सर इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा, बोलेंगे आप लोग क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रही है, एक कंपोनेंट यहां बनेगा, कौन सा बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा सी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा दिस मीन्स 40 डिग्री, और ये क्या बनेगा बेटा, आप इसको देखेंगे या ओ सी बोल दीजिए, और ये क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, ये बनेगा ओ सी, और ये बेटा बनेगा साइन 40 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो फाइंड आउट कर लीजिए, आसान हो गया अब हमारे लिए। तो मैंने कहा बच्चों कि आप देखेंगे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट 0 यानी जो सम है वो 0 है, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट हिलना नहीं चाहिए, इधर का फोर्स इधर का फोर्स सेम, इधर का फोर्स सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए। ये हो जाएगा बेटा cos 40, क्या हो जाएगा बेटा cos 40, आगे बढ़े, ये होगा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू गिवन है क्या आप लोगों को, नहीं, ओ सी फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना।
ओसी कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, ओसी बता दीजिए, ओसी कैसे फाइंड आउट होगा। तो ओसी की वैल्यू को अगर मैं चेक करूं, अगर ओसी की वैल्यू को चेक करना चाहता हूं तो ध्यान से देखिए ओसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या बोल दूं, ओबी को बाद में फाइंड आउट करें, ओबी को बाद में फाइंड आउट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा कि ओ सी और ये हो जाएगा आपके पास साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए होगा। तो मैं एक बात बोल दूं कि जो ओ सी होगा, ओ सी और ये क्या हो जाएगा आपके पास 45 है यार, क्या एंगल है 45, क्या एंगल है बेटा 45, और कॉ साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओ ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ओ सी इज इक्वल टू ये ओ ए की वैल्यू चेक करो, तो ओ ए की वैल्यू आपके पास 10 न्यूटन है, ये होगा 10 और ये √2 को ट्रांसफर करेंगे तो √2 न्यूटन मिलेगा बेटा। ओ सी मिल चुका। अब ओ सी क्या हो गया हमारे पास, ओ सी मिल चुका, ओ सी का मैग्नीट्यूड मिल चुका। अब ओ बी चेक करना है, तो ओ बी क्या मिलेगा बेटा, ओ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ सी, ओ सी और ये हो जाएगा कॉस, कॉस और ये हो जाएगा सर 45 सॉरी बच्चों, क्लियर है, बड़े आगे। ये होगा आपके पास ओ बी इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू बेटा 10√2 इंटू और cos 45 की वैल्यू बताइए, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 ही, √2 से √2 कैंसल, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा 10 न्यूटन। ये आपका आंसर है, क्लियर है। ओसी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया आपने और ओबी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, कहता है कि फॉर सोन्स क्या बोलता है सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके ओके, ध्यान से देखिए, क्या अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स देखना चाहता हूं तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे बोल सकता हूं, भाई ये तो 37 डिग्री है, 37 डिग्री तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, 37 डिग्री होगा तो याद रखना 37 डिग्री तो इधर ही कहीं ना कहीं फोर्स लगने वाला है, मैक्सिमम फोर्स इधर ही होने वाला है। तो क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं जो फोर्स मिलने वाला बेटा, या एफ नेट, मैं सिंपल सा लिख रहा हूं एफ नेट, बहुत ईजी तरीके से, मैं ज्यादा सा लंबा चौड़ा नहीं बता रहा, एकदम ट्रिकी ट्रिकी समझो। मुझे एक बात बताइए, क्या एफ नेट इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं बच्चों कि इस F5 का कंपोनेंट एक यहां मिलेगा और F5 का कंपोनेंट एक यहां मिलेगा, बोलो हाँ या ना। और एक देखो इधर 3 न्यूटन है, ये कितना बेटा अपने पास 3 न्यूटन है, कितना बेटा ये अपने पास 3 न्यूटन है, और ये कितना बेटा, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो ये 4 न्यूटन, यहां पर कितना दिया गया बेटा 4 न्यूटन दिया गया। अब एक बात समझो, एक बात समझो सर 4 न्यूटन दिया गया, 3 न्यूटन दिया गया, ये तो बात समझ में आ रही है। अब क्या बोल रहा है, उसने बोला क्या, बोलता है आपके पास व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स इन, क्या बोल रहा है न्यूटन व्हाट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन लग रहा है, तो मिनिमम फोर्स कहां लगेगा, तो मिनिमम फोर्स साउथ डायरेक्शन में लगेगा। कहां में लगेगा बेटा, साउथ डायरेक्शन में लगेगा। जब मिनिमम फोर्स साउथ डायरेक्शन में लगेगा तो वही मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स लग रहा है, कि कितना फोर्स लग रहा है। तो बड़े बेटा आगे, बड़े आगे देखिए, स्टार्ट करें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए मिनिमम फोर्स तो यहां लगेगा, मैक्सिमम फोर्स यहां लगेगा, बताए थे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कि अगर ध्यान से देखिए ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है और मैंने बोला रिजल्टेंट ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, तो अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है या बीटा इज ग्रेटर देन, अब बीटा बड़ा दिख रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूं उसे, देखिए बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आपके पास ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा ज्यादा होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, इस बात को याद रखो। तो यहां पर एंगल यहां ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर कम फोर्स लग रहा होगा, यहां एंगल कम है तो यहां ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो मुझे इस नॉर्थ डायरेक्शन में क्या निकालना है बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या मिल गया बेटा एफ। अब ये कितना मिल गया अपने पास 3 न्यूटन, पहले से एक फोर्स लग रहा है, दिख रहा है 3 न्यूटन है। सेकेंड क्या लगेगा सर प्लस, सर इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट क्या लगेगा सर 5 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास साइन कितना आएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे नोट करूं
तो ये कितना मिलने वाला है सर? ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 5 न्यूटन। हाँ, साइन 37 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है आपके पास 3/5। कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है बच्चों? 3/5। कितनी होती है बच्चों? 3/5। अब याद रख लेना, एक बात आपको नोट करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसे नोट रख लीजिएगा कि साइन जो 37 है बच्चों, 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/5, और जो कॉस, या मैं इस बात को लिख देता हूं कि साइन 55 की जो वैल्यू होती है 50 कितना हो जाएगा? अब 8 करेंगे 90 डिग्री बनता है, तो 5 कितना बन जाएगा? 53। इसकी जो वैल्यू बनेगी बेटा 4/3, 4/5, 4/5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप कहां से लर्न रखेंगे? तो ऐसे लर्न रखिएगा। दूसरी बात कि अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस के लिए हो जाएगा cos 37 की, और ये हो जाएगा cos, ये किसकी वैल्यू बेटा? cos 37, और ये cos 53 की वैल्यू होगी। इन्हें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इससे फिर। ठीक है, बढ़े आगे, चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 न्यूटन प्लस 5 से 5 कैंसिल, सो 3 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 6 न्यूटन। तो ये कौन सा फोर्स आ गया सर? मिनिमम फोर्स आ गया। नेट फोर्स ना बोलो, इसको मिनिमम फोर्स बोल दो। एफ मिनिमम क्या मिल गया बेटा? एफ मिनिमम मिल गया। और अगर मैक्सिमम बोलता तो, अगर एफ मैक्सिमम बोलता तो मैक्सिमम फोर्स किधर लग रहा होगा बेटा? उधर। कितना आ जाएगा? ये आपके पास गिवन है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन प्लस प्लस क्या हो जाता बेटा? 5 न्यूटन इंटू साइन, क्या आ जाता? साइन कहाँ आएगा? कॉस आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कॉस। क्या आएगा बेटा? कॉस। और ये हो जाएगा 37। कितना आएगा? cos 37। तो जाएगा 4 न्यूटन प्लस, अब cos 37 की बात कर लेते हैं बेटा। cos 37, तो cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू 4/5। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 5 से 5 कैंसल, ये हो जाएगा 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 8 न्यूटन। ये मैक्सिमम फोर्स होगा बेटा, ये मैक्सिमम फोर्स और ये मिनिमम फोर्स। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? तभी तो 5 न्यूटन मिल रहा है यार बिटवीन में। क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग आई के प्लस जे के इज, अब यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर दिस मीन्स लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के। तो बेटा यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन बता दीजिए, क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू आई के प्लस जे के अपॉन मॉड की वैल्यू बेटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 1 है, कोई तकलीफ ही नहीं है। कितना होगा? आई के प्लस जे के अपॉन √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। भारी क्वेश्चन थोड़ी ना यार, इजी है, आप समझने की कोशिश करें बस। बढ़े आगे बेटा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया बेटा आपके पास द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, क्या बोल रहा है बेटा? द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको यूनिट वेक्टर चेक करना है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर से क्या होगा बेटा? ए वेक्टर आपके पास गिवन है 4i के प्लस 3j के प्लस 6k के, और बी वेक्टर गिवन है बेटा अपने पास 3 माइनस आई के प्लस 3j के माइनस 8k के। ठीक है, अब आप इन्हें क्या कर दीजिए? पहले ऐड कर लीजिए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा बेटा 4i के प्लस 3j के प्लस 6k के प्लस, ऐड कीजिए, प्लस प्लस और माइनस है तो माइनस ही रहेगा सर, आई के प्लस 3j के माइनस 8k के। ये मिलेगा बच्चों 4i के माइनस आई के 3i के, 3i के प्लस 3j के प्लस 3j के, ये हो जाएगा आपके पास 6j के, और बेटा प्लस 6k के माइनस 8k के, तो हो जाएगा माइनस 2k के। क्या बात समझ में आ गई? ये मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे, तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? ए प्लस बी जो वेक्टर्स है इसका क्या चाहिए बेटा? यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर दिस मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या चाहिए बेटा, मॉड चाहिए। क्या चाहिए मुझे, मॉड चाहिए। तो मैंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i प्लस 6j माइनस 2k। क्या इससे आंसर कहीं दिख रहा है? फिर बाकी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्या ऑप्शन दिख रहा है, क्या ऑप्शन दिख रहा है? अरे यार सेम सेम वाले मिल गए, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, बस ये चेंज है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये मिलने वाला है बच्चों अपने पास 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन भैया 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना मिलने वाला है, अंडर रूट 49। और अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि 49 का स्क्वायर रूट होगा बेटा आपके पास 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 7 होगा। कितना होगा, 7। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, यहाँ पर प्लस का साइन है। क्लियर है बेटा, बड़े आगे, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा आप लोगों के पास, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर है और अलोंग बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है। एंड ए वेक्टर ये गिवन है, देन बी वेक्टर ध्यान से देखिए। अब बी वेक्टर आपको ए वेक्टर गिवन है, देन व्हाट इज बी वेक्टर, ठीक। क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है आप लोगों के पास, ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर है बेटा, वो क्या बेटा, इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कहां पर है बेटा, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर और अलोंग एक्स एक्सिस है, तो क्या ये आई केप होगा ओनली, क्या आई केप होगा भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई केप, यूनिट वेक्टर भी है, इसका मॉड क्या मिलना चाहिए, इसका मॉड 1 मिलना चाहिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओहो हो, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ए वेक्टर आपके पास गिवन है मेरे बच्चों, आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, और ये प्लस बी वेक्टर के जगह बी वेक्टर इज इक्वल टू आई केप। ये कैंसल, ट्रांसफर करो, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा जे केप पॉजिटिव माइनस के केप निगेटिव। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्ट at the point in mutually perpendicular direction. The magnitude of the resultant force का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 13 न्यूटन होगा बेटा। कितना होगा, 13 न्यूटन होगा। कैसे, ध्यान से देखो, रिजल्टेंट वेक्टर देखना बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है। क्या हो जाएगा आपके पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होने वाला है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यही बात तो करनी है यार, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, 8 करूंगा तो 169, स्क्वायर रूट देखेंगे तो 13। हाँ ठीक है, क्लियर है, कोई भारी था, हाँ इतना इजी है, ठीक है। बड़े आगे, ओके कंप्लीट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट ये टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो कर लीजिए, और नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है, आपकी इच्छा है। और बेटा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ने हैं, जो टॉपिक समझने हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर आप हमें ये बता दीजिए, आप इसका वीडियो बना दीजिए, हम बना देंगे। चलिए बेटा पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।